होटल ताज में एक ही नंबर की 2 कार मिली है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल प्रशासन ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी है और कोलाबा पुलिस संदिग्ध कार की जांच में जुट गई है। ये इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज आपके सामने है, जहां संदिग्ध कार की तलाशी ली जा रही है। और ये एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई के होटल ताज में एक ही नंबर की 2 कार मिली हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाली खबर है और ये खबर जिस तरीके से सामने आ रही है उसके मुताबिक होटल प्रशासन ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी साझा कर दी है। कोलाबा पुलिस संदिग्ध कार की जांच में किस तरीके से जुटी हुई है, इस बारे में जेपी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जेपी, क्या खबर, संदिग्ध कार की तलाशी के बारे में क्या शुरुआती जांच के बाद कुछ सामने आया? देखिए, 2 कार है, दोनों का जो नंबर है MH01EE2388 और ये सफेद रंग की कार है। एक अर्टिका है और एक मारुति सुजुकी कार बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का जो नंबर प्लेट है वो सेम है। जो जानकारी हमारे पास आई है कि जो कार के जो ओरिजिनल मालिक हैं उन्होंने ही पुलिस को और ताज होटल प्रशासन को ये बताया कि उन्हीं की कार के नंबर की एक और कार खड़ी है यहाँ पर और गाड़ी का नंबर सेम है। तो जो ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने ये जानकारी दी है, प्राथमिक तौर पे जो कोलाबा पुलिस के सूत्रों से जानकारी है कि वो चालान से बचने के लिए ये नंबर प्लेट जो है उसने अपनी गाड़ी का बदला था। टूरिस्ट गाड़ी है ये दूसरी वाली और उसने चालान से बचने के लिए ये काम किया था और जिसकी वजह से ड्राइवर को और हिरासत में लेकर जो है वो पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताज होटल वही होटल है जहाँ 26 की हमले में करीब 3 दिन तक ये होटल धू-धू कर जलता रहा। इस होटल के 4 आतंकी जो है वो छिपे बैठे रहे और इन्होंने कई जो टूरिस्ट थे, विदेशी नागरिक थे और इसके अंदर जो गेस्ट थे उनकी निर्मम हत्या की थी। लगातार जो एजेंसियां हैं हर एंगल से जाहिर सी बात है मामले की जांच की जाएगी। आप इस पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, क्योंकि गुरुपर्व पर दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ धार्मिक समागम में शामिल होने के लिए इस वक्त गुरुद्वारे पहुंचे हैं अमित शाह, जिसकी सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रकाबगंज गुरुद्वारे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और धार्मिक समागम में शामिल इस वक्त बीजेपी नेता और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मत्था टेकते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। परवेश वर्मा भी यहाँ हमें नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ इस वक्त गुरुपर्व पर रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद, तस्वीरों का इंतजार था और फिलहाल यहाँ नजर आ रहा है किस तरीके से अमित शाह खुद रकाबगंज में इस वक्त गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो गुरुपर्व पर दिल्ली के रकाबगंज में गुरुद्वारे में मौजूद अमित शाह की तस्वीर तो आप देख रहे हैं। हालांकि ये क्या तय कार्यक्रम था, इस बारे में अपने सहयोगी आमोद राय से ही मैं जानने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल आपको बता दें, ये धार्मिक समागम है और उसी में शामिल इस वक्त बीजेपी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं। आमोद जी, इस कार्यक्रम की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं और फिलहाल यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से गुरुद्वारे में गृह मंत्री की तरफ से मत्था टेका गया और बीजेपी के तमाम नेता भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरभि, जिस तरह से अभी आपको जिस तरह का विजुअल दिखने को मिल रहा है, बिल्कुल अमित शाह समय पर पहुंचे हैं और गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है गुरुद्वारा रकाबगंज गुरुद्वारे में। और उन्होंने एक भगवा रंग की पगड़ी पहनी हुई है और पहले आया और गुरु को शीश नवाने के बाद उन्होंने वहाँ मौजूद है और उन्होंने वहाँ जो सत्संगी हैं उनके सामने बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, जो अरदास हो रहा है उसको सुन रहे हैं। और एक तरह से जो हमारे भारतीय संस्कृति में
जो समरसता का भाव है, जो सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था, उसमें आस्था व्यक्त करने के लिए आज गृह मंत्री स्वयं गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे हैं। और उसके बाद इसके साथ ही यहाँ पे उनके साथ जो दिल्ली के कई जो प्रत्याशी हैं, चुनाव जो लड़ रहे हैं, उसमें सरविंदर मारवा हैं, उसमें अगर बात करें तो मनिंदरजीत सिंह सिरसा हैं, साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा हैं, तो ये सब उनके साथ हैं। और फिलहाल जो है चुनावी उत्सव से पहले इन तस्वीरों का क्या मैसेज जाता है, इस बारे में आगे आपसे चर्चा करूंगी। आमोद जी, फिलहाल इन तस्वीरों के आधार पर आपसे सवाल कर रही थी, क्योंकि अब गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को जिस तरीके से मनाया जा रहा है, प्रकाश पर्व में ही सिख धर्म के आखिरी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ, उसी के तहत आज का ये खास पर्व, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महज 10 साल की उम्र में ही वे गुरु बन गए थे। इसलिए आज का ये खास मौका प्रकाश पर्व का, जिसमें फिलहाल ये तस्वीरें रकाबगंज गुरुद्वारे से सामने आ रही हैं, जहां हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह भी मत्था टेकने पहुंचे हैं। भारत में HMPV के 3 केसेस सामने आए हैं और कर्नाटक के बाद गुजरात में भी HMPV का एक केस है। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में वायरस की पुष्टि को लेकर खबर है। इससे पहले आपको बता दें, बेंगलुरु के 2 बच्चों में भी HMPV मिला था। अब भारत पहुंचा ये खतरनाक वायरस, इसको देखते हुए इस वक्त कैसे अलर्ट होने की जरूरत है। और अहमदाबाद में जो तीसरा केस मिला है, उससे पहले आपको बता दें, कर्नाटक के बेंगलुरु में भी 2 बच्चों में वायरस की पुष्टि हुई थी। हम आपको ग्राफिकली एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि डिटेल इन केसेस को लेकर अभी तक जो सामने आई है, उसके मुताबिक कर्नाटक में HMPV के 2 केसेस मिले हैं। पहला केस बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में मिला है। संक्रमित बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, जबकि दूसरा केस 3 महीने के बच्चे में वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि दोनों बच्चों को बुखार के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 2 दिन तक ये बच्ची हॉस्पिटल में रही और बच्ची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस बीच ICMR ने कहा है कि हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। आपको ये बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, कैसे अलर्ट होने की जरूरत है, इस बारे में सवाल करूंगी डॉक्टर सौमित्र रावत, जो कि सदस्य रहे हैं कोविड टास्क फोर्स के गंगाराम हॉस्पिटल से, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही मेरे सहयोगी पीयूष पांडे भी हमारे साथ हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस डॉक्टर, आपके पास मैं आती हूँ। उससे पहले क्विक अपडेट मेरे सहयोगी पीयूष से मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि पीयूष, इन केसेस को देखते हुए जो अभी तक जानकारी सामने आई है, उस बिना पर यह कह रही हूं कि जिसका डर था वही हुआ। चीन का घातक HMPV वायरस भारत पहुंच चुका है और अभी तक भारत में 3 मामलों को लेकर खबर आई है। सबसे पहले बेंगलुरु के 2 बच्चों में वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि दोनों बच्चों को बुखार आने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और कर्नाटक के बाद गुजरात के अहमदाबाद से HMPV की खबर सामने आ चुकी है। ICMR हालात पर जिस तरीके से नजर बनाए हुए है, इसके बारे में भी आपको लगातार जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले HMPV के लक्षण आखिर क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये जान लीजिए। क्योंकि फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण, यहां तक कि खांसी, बुखार, जो कि नॉर्मल तौर पर एक फीवर के सिम्टम्स लगते हैं, वही इसमें भी साफ नजर आ रहे हैं। पहला लक्षण यही है, संपर्क में आने से ये बढ़ता है, तेजी से बढ़ रही है इसकी संख्या। और चीन में जिस तरीके से शमशान भी अलर्ट है, उसके बारे में भी लगातार हम आपको खबरें दिखाते आए हैं। हालांकि HMPV वायरस से बचे कैसे, इसी को लेकर डॉक्टर से भी सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक के डॉक्टर्स के जरिए जो सामने आई है, उसके मुताबिक घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों को बार बार साबुन से धोना जरूरी है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल एक बार फिर से करना शुरू कर दीजिए। यहां तक कि मरीजों के कांटेक्ट में आने से भी बचें। लक्षण दिखने पर आइसोलेट कर लें खुद को, और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट भी करें। अब डॉक्टर और पीयूष हमारे साथ इस वक्त दोनों मौजूद हैं। पीयूष, फिलहाल अलर्ट किस तरीके से है ICMR, और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक बच्चों में जो संक्रमण दिखा है, उस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल सुरभि, देखिए अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जो नज़र रखी गई थी और एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, जो 4 जनवरी को एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और उसमें ICMR भी शामिल है। और ICMR की ओर से पुष्टि की गई जब एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने की बच्ची अस्पताल में भर्ती हुई। हालांकि पहले के लक्षण जो है बिल्कुल शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो खांसी, बुखार, जुकाम इस तरीके के होते हैं, और इसके बाद जो अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और फिर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियां भी सामने आती हैं, जो बड़ी सीवियर होती हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस पर पैनी निगाह बना रखी है और एक ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि सरकार इस मामले में इसी सिचुएशन को डॉक्टर्स किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। डॉक्टर सौमित्र, अलर्ट होना जरूरी है, और ये खबर इस वक्त, इस खबर को कैसे समझा जाए, कैसे आप और हम ये देखें कि इस वायरस की चपेट में ना आया जा सके?
थैंक यू वेरी मच सुरभि, मेरे को इनवाइट करने के लिए। वही चीज़ है जो हमने कोरोना में किया था कि हमें कॉशियस रहना है, डरना नहीं है और अपने आप को बचाना है। जैसा कि आपने बताया है कि अगर हम बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मास्क को पहनिए, मेंटेने 5-6 फुट का डिस्टेंस। अगर आप कोई भी चीज़ टच करते हैं तो आपको साबुन से अपने हाथ धोना है या सैनिटाइजर यूज़ करना है और हाथ को आँख में, नाक में और मुंह में लगाना नहीं है और अवॉइड लार्ज गैदरिंग। जैसा कि किसी भी वायरस में होता है, यही चीजें हैं, यही प्रिकॉशन हैं जो हमको लेना है। अंडरस्टूड डॉक्टर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने बहुत आसानी से समझा दिया कि आखिर इस तरीके के केसेस सामने आने के बाद किस तरीके से भारत में और आम लोगों को भी इस वक्त अलर्ट होने की जरूरत है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ। दिल्ली की सीएम आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आइए सुनते हैं। 283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली, यानी 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। और ये सनसनीखेज खुलासा, इस स्कैम का एक्सपोजे ये है कि जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। तरुण कुमार चौटाला जो एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट में रहते हैं, जिनके नाम से 106 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हुई थी। तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश को लेकर इस वक्त आतिशी एक डेटा के आधार पर कुछ इनपुट रख रही हैं, जहां उनकी तरफ से बताया गया वोटर समरी रिवीजन के बाद हजारों वोट्स का डिलीशन हुआ है। 1 लाख वोटर की विधानसभा है, उसमें 10,000 वोटर जोड़े भी गए हैं। हालांकि इसी बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूं और यह खबर है चंदन हत्याकांड की। 6 साल 11 महीने पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई और इस केस में लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के सामने आने के बाद अचानक एक बार फिर पूरे देश में चंदन गुप्ता हत्याकांड की चर्चा होने लगी है। लेकिन अब चर्चा की वजह एनआईए कोर्ट के ऑर्डर की वो कॉपी है जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं और कोर्ट ने अपने फैसले में कई एनजीओ का भी जिक्र किया है। चंदन के कातिलों के विदेशी मददगारों की ओर इशारा किया गया है। अब टीवी 9 इसी केस में बड़ा खुलासा करने जा रहा है और टीवी 9 के पास ऑर्डर की कॉपी भी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंदन गुप्ता हत्या केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां लखनऊ एनआईए कोर्ट की ये चौंकाने वाली टिप्पणी और अमेरिका और लंदन के एनजीओ के जरिए हत्यारों को कानूनी मदद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्यारों को बचाने के लिए विदेशों से मदद, इस कॉपी में आखिर और क्या-क्या लिखा गया है, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर खुलासे हुए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर भी एक-एक डिटेल आपके सामने रखूंगी, क्योंकि एनआईए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। ये चौंकाने वाले खुलासे जिस तरीके से इस पूरे केस में हुए हैं, एनआईए कोर्ट का ये खुलासा और उसी ऑर्डर की जो कॉपी है उसके खास तौर पर कुछ पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में हैं, जहां आपको बता दूं कि पेज नंबर 125 और 126 में कुछ बड़ी बातें मेंशन की गई हैं। अमेरिका और लंदन के एनजीओ से कानूनी मदद मिली, ये एक बड़ा खुलासा एनआईए कोर्ट का, जहां विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ से
केस लड़ने की बात को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि ऑर्डर की कॉपी में जहां पेज नंबर 125 और 126 का जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही हूं, उसमें पेज नंबर 126 में कोर्ट ने सभी एनजीओ की भूमिका पर चिंता जताई है, यह साफ तौर पर लिखा गया है, और फंडिंग और उद्देश्यों की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पेज नंबर 124 पर यह मेंशन किया गया है कि एनजीए रिपोर्ट से कोर्ट पर दबाव बनाने का जिक्र है। अब फंडिंग के उद्देश्यों के जांच के आदेश और ऑर्डर की कॉपी में जहां पेज नंबर 124 पर रिपोर्ट से न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की बात लिखी गई है, उसी आधार पर मेरे सहयोगी से भी मैं करूंगी सवाल, क्योंकि रिपोर्ट से सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास करने का जिस तरीके से जिक्र किया गया है, इसी ऑर्डर की कॉपी में पेज नंबर 124 पर आगे एक और बड़ी बात मेंशन की गई है, जिसमें लिखा गया है कि इन एनजीओ ने ऐसे अभियुक्तों को बचाया जो देश के विरोधी गतिविधि में शामिल थे। इंपॉर्टेंट यह भी है कि इन एनजीओ ने ऐसे अभियुक्तों को बचाया जो आतंकवाद और नकली मुद्रा केस में आरोपी भी रहे हैं। विपिन चौबे मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, इसी ऑर्डर के कुछ खास तौर पर पेज नंबर 124 के साथ साथ 126 तक अगर मैं जिक्र करूं तो कई चौंकाने वाली बातें और यहां तक कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने और साथ ही विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ी बातें मेंशन की गई हैं। जी बिल्कुल सुरभि, इस पूरे मामले में जो एनआईए कोर्ट के जज हैं विवेकानंद त्रिपाठी, उन्होंने अपने फैसले में 130 पन्नों के फैसले में साफ तौर पर इस बात को मेंशन किया है कि आरोपी पक्ष ने खुद के बचाव के लिए एनजीओज का इस्तेमाल किया गया, और ये वो एनजीओज हैं जो पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसे देशों से पैसा लेते हैं, और ये अगर इस तरह से अपना बचाव करते हैं ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी शुरुआत से सवाल उठाती रही है, और अब जब जज के फैसले में इस बात का जिक्र किया गया है तो उसके बाद अब बीजेपी उन तमाम लोगों से माफी मांगने के लिए और बाकायदा इन एनजीओज की जांच की मांग कर रही है जो इस तरह की चीजों में शामिल रहे हैं। इसमें पाकिस्तान से ऑपरेटेड एनजीओ हैं, रिहाई मंच जैसे एनजीओज हैं, और कुछ और एनजीओज हैं जो विदेशों की फंडिंग करते हैं और भारत के खिलाफ साजिश रचने में उनका नाम शामिल रहता रहा है। जी, लेकिन इस बीच लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 3 विदेशी एनजीओज के जिस तरीके से नाम बताए हैं विपिन, उसी बारे में एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और लंदन के एनजीओ के नाम जजमेंट की कॉपी में देश के 4 एनजीओ के नाम, ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले में जिस तरीके से सामने आ रही है उसी के बारे में ग्राफिकली बिग वॉल पर और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब कासगंज का इंटरनेशनल कनेक्शन आखिर है क्या। चंदन गुप्ता केस को देखते हुए कासगंज के इंटरनेशनल कनेक्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यह संचालित हो रहा था न्यूयॉर्क से और एनजीओ का नाम अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी बताया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वॉशिंगटन डीसी की भी मेंशनिंग की गई है कि कैसे यहां से यह संचालित हो रहा था, जिसमें एनजीओ का नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। तीसरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अभी तक इंटरनेशनल कनेक्शन को देखते हुए इस केस में सामने आ रही है वो है लंदन, जहां से ये संचालित हो रहा था, और ये था साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप, जिसके बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन इनके हित क्या हो सकते हैं, यही एक और सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि अगर इसमें इन न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के साथ साथ लंदन के एनजीओज का नाम मेंशन किया गया है, तो सवाल यही है कि आखिर इनके हित कैसे जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। लेकिन इस बीच TV9 पर चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने भी अब बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में बाहरी लोग भी पहुंचते थे और कई बार दबाव बनाने की कोशिश भी हुई है। बहुत आया था, अपने ही कुछ जो हिंदू समाज के हैं, कुछ जयद्रथ हैं आया, लेकिन हम उस किसी के दबाव में नहीं झुके, क्योंकि हमें हमारा सिर्फ हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए था। हम उसके लिए निरंतर लड़ते रहे और उन लोगों के दबाव से हम और मजबूत होते गए। कासगंज से केस भी आप लोगों ने ट्रांसफ़र कराया था एटा, और उसके पीछे भी क्या कहीं ना कहीं यही कारण थे कि जो आरोपी थे उन लोगों को बचाने के लिए इतने लोग, इतनी संस्थाएं लगी हुई थी कि आपको लगा कि शायद यहाँ पर जो सुनवाई है या कार्रवाई है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई? हाँ, बिल्कुल यही बात थी, इसीलिए हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कराया था, क्योंकि यहाँ संख्या में ये काफ़ी लोग पहुँच जाते थे। इधर हमको कोई वकील भी नहीं मिल रहा था बढ़िया, क्योंकि इसमें एक आरोपी मुनाजिर रफ़ी वकील था पेशे से, तो उसके भय के मारे कोई और दूसरा वकील खड़ा नहीं हो रहा। और एनआईए कोर्ट के खुलासे के बाद चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने क्या डिमांड की है, सुनिए। भाई की हत्या के जो दोषी थे उनको ATS एनआईए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और उनको जेल भेज दिया गया है।
एनआईए कोर्ट के ऑर्डर में एक कृत्य सामने आया है कि इन लोगों की सहायता विदेशी एनजीओस कर रहे थे। अमेरिका, लंदन से, पाकिस्तान से वो संबंध रखते हैं और इनके लिए फंडिंग भी की गई थी, जिसके लिए एनआईए कोर्ट ने एक प्रतिलिपि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी और उस पर हम चाहते हैं कि जांच हो, उसका सच सब लोगों के सामने आए। अब एनआईए के ऑर्डर की कॉपी में 2 अमेरिकी एनजीओस का जिस तरीके से जिक्र किया गया है, इनकी ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि इनमें से एक है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसका संचालन वॉशिंगटन डीसी से होता था। इसकी बैकग्राउंड ग्राफिकली आपके सामने रख रही हूं, लेकिन मेरे सहयोगी अभिजीत जो कि कासगंज में ही मौजूद हैं। अभिजीत, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत हो रहे खुलासे और परिवार की बात तो हमने सुनी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर इन एनजीओस के हित क्या हैं, फंडिंग कहां से हो रही थी, इनका मोटिव क्या है, यह जानना जरूरी है। जी, और ना केवल ये तमाम आरोपियों को उनको लीगल असिस्टेंस में फंड कर रहे थे, बल्कि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उनके परिवार को भी ये फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, यानी कि वित्तीय मदद पहुंचा रहे थे। इस तरह की बात का भी जिक्र किया गया है। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आपको ये अपडेट दे दूं कि कासगंज में ही इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जो परिवार है चंदन गुप्ता का, उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और परिवार के भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो नाम है, आप सबसे पहले इन एनजीओ के नाम सुनिए तो अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप, ये तो अमेरिका और लंदन से संबंधित है। लेकिन जो भारत से है वो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और रिहाई मंच अपने आप को बताते हैं, इस तरह के नामों के साथ। लेकिन इसमें भी कोर्ट के निर्णय में साफ साफ टिप्पणी ये है कि समुदाय विशेष के आरोपियों को जिनकी गतिविधियां आतंकवाद से संबंधित रही है या फिर देशद्रोही गतिविधियों में संबंधित रही है, उनको विशेष तौर पर उनकी मदद करना, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए उनको फंडिंग करना और उनके परिवार की देखभाल के लिए भी मतलब उनको हेल्प करना, एक्सटेंड करना। तो ये इस गतिविधि पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, सबसे ज्यादा संदेह इस पर वो किया गया। यहाँ पे शुरू होती है जांच की प्रक्रिया की, जांच करने की बात जो कही है गृह मंत्रालय के द्वारा और तमाम जो एजेंसी है उसके द्वारा, ये बड़े सवाल खड़ी करती है। क्योंकि अगर वो एनजीओ है और एनजीओ का काम सोशल सर्विस है, तो किसी समुदाय विशेष के एक बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसी के तहत किस तरीके से जांच का दायरा बढ़ेगा, इस पर नजर रहेगी। अभिजीत, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। अब पीओके के पीएम अनवर हक का नापाक बयान। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं, क्योंकि पीओके में जिहादी संस्कृति लाने का ऐलान किया गया है और आतंकी संगठनों पर बैन का विरोध किया है। आपको बता दें, मुजफ्फराबाद की रैली में जिहाद की कैसे वकालत की गई, उसी की खबर अब हम आपको बता रहे हैं। अनवर हक का बड़ा ऐलान, पीओके में अल जिहाद। क्योंकि खबर क्या है, पहले ये जानिए। अपने कब्जे वाले क्षेत्र में जिहादी संस्कृति का समर्थन किया गया है। मुजफ्फराबाद में कट्टरपंथियों को संबोधित करते हुए ये घोषणा की गई है। पीओके में फिर से जिहादी संस्कृति लाने की बात कही गई है। अल जिहाद और नाराए तकबीर के नारे लगे हैं। कट्टरपंथियों ने भी समर्थन में नारेबाजी की। अब ऐसा ऐलान हुआ क्यों, ये एक और बड़ा सवाल। क्योंकि पीओके से लगे गिलगित और बाल्टिस्तान में ये जिस तरीके से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, बेरोजगारी, भुखमरी को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है। यहाँ तक कि गिलगित और बाल्टिस्तान में प्रदर्शन से शहबाज शरीफ भी दबाव में है। गिलगित और बाल्टिस्तान से ही ध्यान हटाने के लिए अल जिहाद की ये साजिश है। आज एक और बड़ी खबर है, और ये है खबर है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक ट्रूडो इस हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव भी बनाया है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है। ट्रूडो को लेकर लिबरल पार्टी में मतभेद भी हैं और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलिन ने पिछले महीने इस्तीफा दिया था। वित्त मंत्री ने ट्रूडो से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया था। द ग्लोब एंड मिल्क रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो अगले कुछ घंटे में लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और ऐसा तब हो रहा है जब ट्रूडो कथित तौर पर अपनी पार्टी के भीतर समर्थन खो रहे हैं। और कई सर्वे भी ये संकेत दे चुके हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो पेरे पोलिएवा के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी उन्हें और लिबरल पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। भारत विरोधी रुख अपनाने वाले ट्रूडो अपने देश में ही कैसे घिर चुके हैं, इस बारे में तो लगातार हम आपको खबरें दिखाते आए हैं। लेकिन ट्रूडो पर अपनी पार्टी के सांसदों की ओर से इस्तीफा देने के लिए महीनों से दबाव बनाया गया। ये दबाव तब और ज्यादा बढ़ गया है जब उनकी वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलिन ने 16 दिसंबर को यह कहते हुए पद छोड़ दिया कि नीतिगत मुद्दों पर उनके और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद हैं। तो मुश्किल में कैसे है ट्रूडो? मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, और आने वाले दिनों में क्या बड़ा फैसला?
बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर हम कहें कि ट्रूडो के राजनीतिक कैरियर की न केवल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बल्कि अब कैरियर खत्म होने के कगार पर है। और अगले कुछ ही घंटे में, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ देर के बाद कनाडा के पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में इस बात पर चर्चा होनी है कि ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है वो वेंसडे को अपनी पार्टी की मीटिंग कर रही है और वहां पर इस बात की चर्चा होगी कि ट्रूडो को कैसे गद्दी से हटाया जाए, उनकी जगह पार्टी का नया नेता किसे चुना जाए। तो ये जो पीरियड है, यानी सोमवार से लेकर बुधवार के बीच का जो पीरियड है, इस 48 घंटे के भीतर हो सकता है कि ट्रूडो को ये लग रहा है कि बड़े बेआबरू होकर जो हम उनके कूचे से निकले, उससे पहले खुद ही इस्तीफा दे दें। और ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि अगले 48 घंटे के भीतर, और मैं अगर कहूं कि कुछ घंटे कम हो चुके हैं, तो 40 घंटे के भीतर हो सकता है कि ट्रूडो खुद ही इस्तीफे का ऐलान कर दे। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका।